is the big day today. India's union budget is out. I present the budget for 24-25. It was her 7th consecutive budget speech, the most by any finance minister in this country. We need to focus on 4 major thrusts. अगले 5 साल कैसे होने वाले हैं? क्या भारत डेवलपमेंट की फास्ट ट्रेन पकड़ेगा या सारे पैसे ऐसे ही बेकार प्रोजेक्ट में वेस्ट कर देगा? बजट 2024 मिडिल क्लास का खून चूसने वाला बजट है। मिडिल क्लास इंसान का आज के टाइम में यही ओपिनियन बन चुका है। अंबानी और अडानी की तिजोरी भरने के लिए लाया गया है। Model shall showcase विकास भी, विरासत भी in a growth trajectory. The response of the government is too little and will have only little impact on the grave unemployment situation. Very little in terms of any good creative ideas when it comes to generating more jobs in our economy. In the last 10-15 years, budget has not been for the middle class. पहले तो नौकरी नहीं है, ऊपर से आरक्षण की चिंता। दोस्तों, मोदी 3.0 का 1.0 बजट आ चुका है और ये बजट काफ़ी हद तक सरकार बचाने वाला बजट भी लग रहा है। अब 2024 के चुनाव में बहुमत से 32 सीट पीछे रह गई थी बीजेपी ने नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। और अब इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश में 74,000 करोड़ का ऐलान हो चुका है। तो हुआ न सरकार बचाने वाला बजट। बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? बिहारला जे मिळालं पाहिजे ते मिळालंच पाहिजे, आंध्र प्रदेशला मिळालं पाहिजे ते मिळालंच पाहिजे, पण आम्ही काय चूक केली आहे की महाराष्ट्र म्हणून आमच्यावर एवढा भाजप राग ठेवून काम करतं। किसान को क्या मिला, आम इंसान को क्या मिला, सैलरी वाले और बिजनेस वाले इंसान को क्या मिला, हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या मिला, शिक्षा को क्या मिला, रक्षा को क्या मिला हेल्थ को, क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्यों हर मिडिल क्लास इंसान इससे परेशान है और क्यों बजट 2024 आज तक का सबसे वर्स्ट बजट बताया जा रहा है। I have 2 announcements to make for those opting for the new tax regime. True tax regime is a bad idea. We pay taxes when we earn money, when we spend money, and even when we invest money. Wherever we go, whatever we do, the government has one hand in our back pocket. इस बजट की कोई एक टैगलाइन होती तो वो यह होती कि अब की बार आंध्र बिहार को 26,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। और ऐसा तब हुआ है जब बिहार में हर दूसरे दिन कोई ना कोई ब्रिज टूट कर गिरता जा रहा है। जो पैसा बिहार में फ्लो कर रहा है वो पूरी तरह से करप्शन के हत्थे चढ़ रहा है और फिर भी यहाँ ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। दूसरा स्टेट है आंध्र प्रदेश, जहाँ पर 15,000 करोड़ रुपए प्रॉमिस किए गए हैं। उनकी कैपिटल सिटी अमरावती को बनाने के लिए ये प्रॉमिस सरकार ने तब किया था जब आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना बना था और आंध्र प्रदेश के पास कोई भी कैपिटल सिटी नहीं थी और अब इस प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया। अगर आप सीरियसली सोच के देखें तो आंध्र प्रदेश और बिहार को इतना सपोर्ट देने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि मोदी 3.0 की गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश के टीडीपी और बिहार के जेपीयू के सपोर्ट से ही चल रही है। अगर ये 2 पार्टियां सपोर्ट खींच ले तो पार्टी गिर सकती है और इसलिए मोदी ने 3rd टर्म में इन्हीं 2 स्टेट पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है। और इसकी वजह से ये गुजरात, ओडिशा, इस मैप को देखो, इसमें जितने भी रेड कलर में स्टेट दिख रहे हैं उन्होंने 89 से 87 सीट से बीजेपी को जितवाया था और बदले में इन सभी स्टेट को कुछ भी नहीं मिला। इसके अलावा मिडिल क्लास के लिए इस बजट में क्या है? वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन टैक्स रिज्यूम को थोड़ा सा रिवाइज कर दिया गया है। इसके ब्रैकेट को और उसमें लगाने वाले टैक्सेस को थोड़ा सा ऊपर नीचे किया गया है। अब आप अप टू 17,500 रुपये सेव कर सकोगे, लेकिन जहाँ पे ये सेविंग दिखती है वहाँ दूसरी तरफ सरकार ने काटने की भी तैयारी कर रखी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले ये नहीं लगता था, मोदी सरकार ने ही इसे इंट्रोड्यूस किया है और अब ये 10% से 12.5% तक कर दिया गया है। इसमें रूल ये होता है कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके रखते हो और आपको 1 लाख से भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो सरकार आप पे टैक्स काटती है। तो पहले ये लिमिट 1 लाख की थी जो बढ़ाकर 1.25 लाख कर दी गई है। अब अगर 1.25 लाख से ज़्यादा जितना भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर सरकार 12.5% का टैक्स लगा देगी। Long-term
gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5%. For the benefit of the lower and the middle income classes, I propose to increase the limit of exemption of capital gains on certain financial assets to 1.25 lakh rupees per year. दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें आप 1 साल से कम टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इसमें चाहे आपका 1 रुपये का प्रॉफिट हो तो सरकार आपसे उस पर भी टैक्स ले सकती है। ये टैक्स पहले 15% था, अब सरकार ने इसको भी बढ़ाकर 20% कर दिया है। Short-term gains on certain financial assets shall henceforth attract a tax rate of 20%, while that on all other financial assets and all non-financial assets shall continue to attract the applicable tax rate.